एक बार एक गांव में रघुराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो गांव में दूध बेचने का काम करता था। उसी गांव में रघुराम का भाई ललित भी रहता था। ललित भी गांव में दूध बेचने का ही काम करता था। ललित स्वभाव से काफी हंसमुख और ईमानदार था। वो हमेशा अपने काम में मस्त रहता था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता था। ये देखकर रघुराम जलता था और हमेशा उसे पीछे खींचने की कोशिश करता रहता था। रघुराम कहता है, आखिर पिताजी ने ललित को गाय क्यों दी? अगर पिताजी ने ललित को गाय न दी होती तो गांव में दूध बेचने वाला बस मैं होता और काफी मुनाफा कमा पाता। लेकिन इसकी वजह से सब चौपट हो गया। हर रोज ललित गांव में दूध बेचकर हंसते हुए घर वापस आता और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी समय व्यतीत करता। लेकिन रघुराम ये सब देखकर जलता था। एक दिन रघुराम दूध बेचकर घर वापस लौटता है तो उसकी पत्नी सुनीता उससे कहती है, सुनो जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। रघुराम बोला, बोलो, अब तुम्हें क्या कहना है? सुनीता बोली, सुनो, तुम मुझसे इस तरह अकड़कर बात मत किया करो, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। रघुराम बोला, अच्छा, तो तुम्हें अब मेरी बातें उल्टी लगती हैं? सुनीता बोली, चलो छोड़ो, मैं सीधा मुद्दे पर आती हूँ। हमारे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और दिन पर दिन खर्चे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन दूध बेचकर आने वाली आमदनी में बिल्कुल भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में भी हमारी आमदनी में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं होगी। रघुराम बोला, अब तुम कहना क्या चाहती हो? सुनीता बोली, मैं ये कह रही थी कि क्यों ना इस दूध बेचने के साथ साथ खेती बाड़ी भी कर लिया करो। इससे आमदनी भी बढ़ेगी और आने वाले खर्चों से भी निपट लेंगे। रघुराम बोला, नहीं नहीं, इतनी कड़ी धूप में मुझसे खेती बाड़ी नहीं हो पाएगी। सुनीता बोली, अरे क्यों नहीं हो पाएगी? ललित भैया को देखो, कितनी मेहनत करते हैं और अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करते हैं। रघुराम बोला, अच्छा, बस ये ही सुनना बाकी रह गया था। अब तुम भी उसके गुणगान गाने लग गई। अगर ललित इतना ही अच्छा लगता है तो तुम भी उसके पास चली जाओ। सुनीता बोली, अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। रुको, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ये कहकर रघुराम की पत्नी अंदर चली जाती है। वो सोचने लगता है, आमदनी बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं खेती तो नहीं कर सकता। मुझे इसके अलावा कुछ और करना होगा जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। कुछ समय के बाद वो कहता है, अगर मैं घर घर दूध देते समय उनके घर में से कुछ सामान चुरा लूं तो इससे पैसे भी आते रहेंगे और आमदनी भी बढ़ जाएगी। अगले दिन से रघुराम जब भी किसी के घर में दूध देने जाता तो उनके घर से कभी बर्तन, कभी खिलौने और कभी घर की छोटी छोटी चीजें चुराने लगता और उन्हें बाजार में बेच देता था। एक दिन रघुराम घर पर अकेला बैठा हुआ था। उसने कहा, इन छोटी छोटी चीजों से भी मेरा गुजारा नहीं हो पा रहा है। इन चीजों से तो मात्र 100 या 200 रुपए ही मिलते हैं। मुझे कुछ और बड़ा सोचना होगा। अगले दिन वो ललित का पीछा करता है। ललित एक घर पर दूध देने जा रहा होता है। ललित उस घर के मालिक को दूध देता है। मालिक कहता है, देखो भैया, कब से हम तुमसे दूध ले रहे हैं पर कभी भी आपके दूध में शिकायत नहीं मिली। यहाँ तक कि बच्चे भी आपके दूध को काफी पसंद करते हैं। एक काम करना, कल हमारे लिए 2 किलो दूध बचा कर रखना। ललित कहता है, जी साहब, हमारे दूध में मिलावट की कभी कोई शिकायत नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिए। ये कहकर ललित अपनी साइकिल उठाकर घर की ओर जाने लगता है। तभी रास्ते में रघुराम खड़ा हुआ मिलता है। ललित रघुराम से कहता है, क्यों भाई, तुम भी दूध बेचकर आ रहे हो क्या? रघुराम बोला, हाँ। ललित ने कहा, अच्छा है, चलो तो फिर साथ में घर चलते हैं। वो दोनों पूरा रास्ते बातें करते करते अपने घर चले जाते हैं। रघुराम घर जाकर सोचता है कि अगर ललित का दूध बेचना बंद कर दिया जाए तो ललित के सभी ग्राहक मेरे पास आ जाएंगे। इससे मेरा दूध बेचने का काम 2 गुना हो जाएगा और मैं 2 गुने पैसे कमा पाऊंगा।
अगली सुबह रघुराम जल्दी उठता है और गाय का दूध निकालकर दूध की बाल्टी लेकर ललित के घर पर जाकर छिप जाता है। जैसे ही ललित अपनी गाय का दूध निकालकर घर में ले जाता है, पीछे पीछे रघुराम भी घर में घुस जाता है और ललित की बाल्टी को अपनी बाल्टी से एक्सचेंज कर देता है। वो आधे दूध की बाल्टी को ललित की बाल्टी में डाल देता है और फिर बाकी में पानी मिला देता है और दबे पांव अपने घर लौट आता है। फिर दोनों अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। शाम को रघुराम ललित को दूध बेचते हुए देखता है। रघुराम सोचता है कि आज ग्राहक ललित को खूब उल्टा सीधा बोलेंगे और उससे दूध लेना बंद कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा होता है। सालों भर अच्छा दूध देने के भरोसे के कारण कोई भी ग्राहक उसे दूध के बारे में शिकायत नहीं करता। ये देखकर रघुराम हैरान हो जाता है और अपने शैतानी दिमाग से कोई और नई तरकीब सोचने लगता है। अगले दिन फिर रघुराम जल्दी उठकर रघुराम के घर पर पहुंच जाता है। इस बार वो ललित के दूध में जहर मिला देता है और वहां से भाग जाता है। आज ललित जब अपने ग्राहकों को दूध देकर वापस लौटता है तो दूध पीने वाले सभी लोगों के पेट में इन्फेक्शन हो जाता है और कुछ लोग हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़े होते हैं। गांव के लोग बहुत गुस्से में होते हैं और वो सीधा ललित के घर पर पत्थरों की बारिश करने लगते हैं। ऐसा होते देख ललित घर से बाहर आता है तो 2-4 पत्थर उसके सिर पर भी लग जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति ललित को कहता है, क्यों ललित, बरसों से हमने तुझ पर भरोसा किया और तेरे दिए गए दूध से हमारी और हमारे बच्चों की ये हालत हो गई है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ललित को ये सब समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पुलिस आती है और ललित को गिरफ्तार करके ले जाने लगती है। उसी वक्त ललित की पत्नी कविता आती है और सिपाहियों से विनती करते हुए कहती है, इन्हें छोड़ दीजिए, इनका कोई कसूर नहीं है। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। पुलिस ललित को ले जाकर जेल में डाल देती है। ललित की पत्नी जब अपनी नजर घुमाकर अपने चारों तरफ देखती है तो उसकी नजर रघुराम पर पड़ती है। वो देखती है कि रघुराम हंस रहा है। वो सोचने लगती है कि इसका भाई तो जेल में है और ये इस तरह से मुस्कुरा रहा है, जरूर कोई बात है, मुझे पता लगाना ही होगा। अगले दिन रघुराम हंस रहा था और सभी से अच्छी तरह से बात कर रहा था, क्योंकि आज गांव में दूध बेचने वाला वो अकेला ही था और वो सभी लोगों को दूध बेचता है। उसका दूध बेचने का काम भी बढ़ गया है और आमदनी भी। आज जब वो घर लौटता है तो अपनी पत्नी से कहता है, भाग्यवान, देखा मेरा कमाल, अब मैं खूब पैसे कमाने लगा हूँ। तभी उसकी पत्नी बोली, हाँ जी, अब तो आपकी आमदनी काफी बढ़ गई है। क्यों ना इस खुशी के मौके पर मैं अपने मायके ही चली जाऊं। रघुराम आज बहुत खुश था। रघुराम बोला, हाँ हाँ, जहाँ चाहो वहाँ घूम आओ और ये लो कुछ पैसे, कुछ पसंद आए तो खरीद लेना। सुनीता फिर खुशी खुशी अपने मायके जाने की तैयारी करने लगती है, लेकिन उससे पहले सुनीता कविता के पास जाती है और कहती है, दीदी, आज मैं अपने मायके जा रही हूँ, क्या तुम रात का खाना मेरे पति के लिए भिजवा दोगी? सुबह का खाना पड़ोस वाली दीदी दे दिया करेगी। कविता हाँ बोल देती है। अगले दिन कविता रघुराम के घर खाना लेकर जाती है, लेकिन रघुराम उस समय शराब पी रहा होता है। उसने काफी शराब पी रखी होती है और खूब नशे में होता है। कविता को देखते ही वो कहता है, भाभी जी आप? कविता कहती है, हाँ, वो सुनीता ने कहा था कि रात का खाना भिजवा दिया, इसलिए खाना लेकर आई हूँ। कविता खाना रखकर जाने लगती है। तभी रघुराम हंसते हुए कहता है, भाभी जी आप काफी उदास लग रही हैं। आपको पता है मैंने ही ललित को जेल भिजवाया है। कविता बोली, आपने? लेकिन क्यों? रघुराम कहता है, जिस दूध को पीकर लोग बीमार हुए हैं और कुछ लोग हॉस्पिटल में हैं, उस दूध में जहर मैंने ही मिलाया था। लेकिन कुछ भी हो भाभी जी, ललित जब घर लौटकर आए तो उससे कहना कि मैंने उसकी गैर मौजूदगी में उसे बहुत याद किया। ये कहकर वो हंसने लगता है। ये सब सुनकर कविता को बहुत गुस्सा आता है
और वो अपने घर आ जाती है। तभी उसे अपने घर के कोने में एक जहर की शीशी पड़ी हुई मिलती है। वो समझ जाती है कि यह वही शीशी है जिसको दूध में मिलाया गया था। फिर वो उसी दुकान पर जाती है जहां जहर बेचा जाता था। वहां जाकर वो पूछती है कि कल किस किस ने जहर खरीदा था। दुकानदार सभी लोगों का पता अपने रजिस्टर में से दिखाता है। ये सब देखकर कविता हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें रघुराम का नाम भी था। इसके बाद कविता सीधा सरपंच जी के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है और कहती है, सरपंच जी, मेरे पति बेकसूर हैं, उन्हें फंसाया गया है। सरपंच जी कहते हैं, फंसाया गया है? लेकिन किसने फंसाया है? कविता कहती है, वो सब तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप गांव के लोगों को इकट्ठा कीजिए। फिर कुछ देर बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तभी कविता कहती है, मेरे पति को किसी और ने नहीं बल्कि उनके सगे भाई रघुराम ने फंसाया है। ये सब सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या बोल रही हो? कविता कहती है, अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप इन भाई साहब से पूछ लीजिए। तभी वो दुकानदार सामने आता है जिससे रघुराम जहर खरीद कर लाया था। वो कहता है, हाँ, कल रघुराम जी ने मेरी दुकान से जहर खरीदा था। अब रघुराम के पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। वो अपने बचने का उपाय खोजने लगता है, लेकिन उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता। अब वो अपने ही जाल में फंस चुका था। सरपंच रघुराम को सजा देते हैं और उसे गांव से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद कविता सरपंच जी के साथ पुलिस स्टेशन जाकर ललित को छुड़ा लेती है और ललित का परिवार अब खुशी खुशी रहने लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।